India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश कोर्ट्स राउंडअप। मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू कराएंगे। कोर्ट की कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट्स तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। तो शुरू करते हैं कोर्ट से जुड़ी हुई तमाम खबरें। India Legal presents Courts Roundup. सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी को राहत देते हुए राउज एवेन्यू स्थित पार्टी कार्यालय को खाली कराने की समय सीमा बढ़ा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने अब पार्टी को 10 अगस्त तक पार्टी कार्यालय खाली करने का आदेश दिया है। इससे पहले 4 मार्च को सर्वोच्च अदालत ने आम आदमी पार्टी को 15 जून तक कार्यालय खाली करने का निर्देश दिया था। समय सीमा खत्म होने से पहले ही आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर डेडलाइन बढ़ाने की मांग की थी। अब आपकी याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की अवकाशकालीन पीठ ने आम आदमी पार्टी की तरफ से पेश हुए वकील अभिषेक मनु सिंघवी की दलीलों पर गौर करने के बाद समय सीमा 10 अगस्त तक बढ़ा दी है। पीठ ने साफ कर दिया है कि यह अंतिम मौका है और आम आदमी पार्टी को 10 अगस्त या उससे पहले 206 राउज एवेन्यू स्थित इमारत से अपना कब्जा छोड़ना होगा। राउज एवेन्यू में जिस जगह आम आदमी पार्टी का कार्यालय है वह जगह दिल्ली हाई कोर्ट परिसर को आवंटित है और यहां जिला अदालतों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जाना प्रस्तावित है। सुप्रीम कोर्ट ने आपको लैंड एंड डेवलपमेंट ऑफिस में संपर्क करके उनके कार्यालय के लिए जमीन आवंटित करने की मांग करने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने जमीन विकास विभाग को 4 हफ्ते के भीतर आम आदमी पार्टी की अपील पर जवाब देने का निर्देश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी को राहत देते हुए राउज एवेन्यू स्थित पार्टी कार्यालय को खाली कराने की समय सीमा बढ़ा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने अब पार्टी को 10 अगस्त तक पार्टी कार्यालय खाली करने का आदेश दिया है। इससे पहले 4 मार्च को सर्वोच्च अदालत ने आम आदमी पार्टी को 15 जून तक कार्यालय खाली करने का निर्देश दिया था। समय सीमा खत्म होने से पहले ही आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर डेडलाइन बढ़ाने की मांग की थी। पीठ ने साफ कर दिया कि यह अंतिम मौका है और आम आदमी पार्टी को 10 अगस्त या उससे पहले 206 राउज एवेन्यू स्थित इमारत से अपना कब्जा छोड़ना होगा। उधर नीट यूजी 2024 परीक्षा का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। उम्मीदवारों के एक समूह ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर नए सिरे से नीट यूजी 2024 परीक्षा कराने की मांग की है। ये परीक्षा 5 मई को आयोजित की गई थी। याचिका में आरोप लगाया गया है कि 5 मई को आयोजित नीट यूजी परीक्षा में गड़बड़ी की गई थी। याचिकाकर्ताओं के संज्ञान में पेपर लीक के कई मामले आए थे। उम्मीदवारों का तर्क है कि नीट का कथित पेपर लीक संविधान के अनुच्छेद 14 में वर्णित समानता के अधिकार का उल्लंघन है, क्योंकि इस हरकत ने कुछ उम्मीदवारों जिन्होंने निष्पक्ष तरीके से परीक्षा देने का विकल्प चुना था, उनके मुकाबले दूसरों को अनुचित लाभ मिला। सिर्फ पेपर लीक ही नहीं, परीक्षा को लेकर अभ्यर्थियों ने और भी कई तरह के आरोप लगाए। इन सभी आरोपों पर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने अपनी सफाई पेश करते हुए खुद को नीट एंड क्लीन बताते हुए अपना पक्ष रखा है। एनटीए ने नीट परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों को दी गई हाई कट ऑफ और प्रतिपूरक अंकों पर स्पष्टीकरण देते हुए एनटीए ने कहा कि इसके लिए हाईकोर्ट में कई रिट याचिकाएं दायर की गई थी। इसमें पंजाब और हरियाणा, दिल्ली और छत्तीसगढ़ की अदालत ने परीक्षा में समय की बर्बादी पर चिंता जताई। इसमें 5 मई को नीट यूजी के आयोजन के दौरान कुछ परीक्षा केंद्रों पर छात्रों को देरी हुई।
एनटीए को प्रस्तुत की गई इन शिकायतों के निवारण के लिए सावधानी पूर्वक विचार करने के बाद निर्णय लिया गया। एनटीए ने परीक्षा और शिक्षा के क्षेत्र में प्रतिष्ठित विशेषज्ञों से मिलकर एक शिकायत निवारण समिति का गठन किया गया ताकि ऐसी शिकायतों अभ्यावेदनों पर विचार किया जा सके और अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की जा सके। नीट यूजी 2024 के कुछ टॉपर्स के एक ही केंद्र से होने के जवाब में एनटीए का मानना है कि उम्मीदवारों के नीट यूजी परिणाम को लेकर कुछ गलतफहमी रही है, जिन्होंने 720 अंक हासिल किए हैं और वो एक ही केंद्र से हैं। उधर सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक के विधायक विनय राजशेखरप्पा कुलकर्णी के खिलाफ आपराधिक आरोपों को खारिज करने से इनकार किया है। कांग्रेस पार्टी के एमएलए कुलकर्णी पर 2016 में बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या की साजिश रचने का आरोप था। जस्टिस पीवी संजय कुमार और जस्टिस ऑगस्टीन मसीह की खंडपीठ ने एमएलए द्वारा कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर विशेष अनुमति याचिका खारिज कर दी, जिसमें कुलकर्णी और 20 अन्य के खिलाफ विशेष अदालत द्वारा तय किए गए आरोपों को बरकरार रखा गया था। जस्टिस कुमार ने कहा कि तथ्यात्मक रूप से मामला खारिज करने लायक नहीं है। सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ दवे द्वारा प्रस्तुत याचिकाकर्ता का मुख्य तर्क यह था कि एमएलए का नाम केवल सीबीआई द्वारा दायर दूसरी चार्जशीट में है। मृतक की विधवा के बयान में याचिकाकर्ता का नाम नहीं बताया गया। जस्टिस संजय कुमार ने बीच में ही हस्तक्षेप करते हुए मौखिक टिप्पणी की। आपने मुख्य सचिव को पत्र लिखकर सरकारी वकील के तबादले की मांग की, क्योंकि वह आपके मंत्री के प्रभाव में याचिकाकर्ता का नाम नहीं बताया गया। जस्टिस संजय कुमार ने बीच में ही हस्तक्षेप करते हुए मौखिक टिप्पणी की। आपने मुख्य सचिव को पत्र लिखकर सरकारी वकील के तबादले की मांग की, क्योंकि वह आपके मंत्री के प्रभाव में। याचिकाकर्ता का नाम नहीं बताया गया। जस्टिस संजय कुमार ने बीच में ही हस्तक्षेप इस दौरान किया। भारतीय जनता पार्टी नेता शुभेंदु अधिकारी ने लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर पश्चिम बंगाल में हो रही कथित चुनाव बाद हिंसा की घटनाओं को उजागर करते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। अधिकारी की ओर से पेश वकील बिलवादल भट्टाचार्य ने चीफ जस्टिस टी.एस. शिवगन्नम और जस्टिस हिरण्मय भट्टाचार्य की खंडपीठ का दरवाजा खटखटाया है। इसमें कहा गया है कि याचिकाकर्ता पश्चिम बंगाल में विपक्ष के नेता होने के नाते पार्टी कार्यकर्ताओं के खिलाफ चुनाव के बाद की हिंसा की घटनाओं के बारे में बहुत चिंतित हैं। उनके लिए सुरक्षा के आदेश मांग रहे हैं। यह कहा गया कि राज्य भर में हिंसा की कई घटनाएं हुई और सत्तारूढ़ दल के सदस्य और कार्यकर्ता प्रतिद्वंदी पार्टी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ हिंसा में शामिल हैं। बीजेपी सदस्य और एडवोकेट प्रियंका ने भी इसी तरह की याचिका का उल्लेख किया और अदालत ने दोनों याचिकाओं को बुधवार 12 जून को सुनवाई के लिए टैग कर दिया। इससे पहले कलकत्ता हाईकोर्ट की वेकेशन बेंच ने पश्चिम बंगाल पुलिस को ईमेल पर चुनाव के बाद की हिंसा की शिकायत लेने और उसे सार्वजनिक डोमेन में प्रकाशित करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने इस संबंध में पुलिस से हलफनामा मांगा और चेतावनी भी दी कि अगर इन शिकायतों की कानून के मुताबिक जांच नहीं की गई तो उचित आदेश पारित किए जाएंगे। उधर सुप्रीम कोर्ट ने भारत में शरण मांगने वाले अमेरिकी नागरिक द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर याचिका खारिज की है। याचिकाकर्ता ने पेट्रोलियम के विकल्प की खोज करने का दावा किया है। उसको डर है कि अगर वह संयुक्त राज्य अमेरिका लौटता है तो उसे उत्पीड़न का सामना करना पड़ेगा। जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संदीप मेहता की वेकेशन बेंच के समक्ष यह मामला रखा गया। याचिकाकर्ता क्लाउड डेविड व्यक्तिगत रूप से न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए। पिछली बार हालांकि न्यायालय ने नोटिस जारी नहीं किया था, लेकिन
इसने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल विक्रमजीत बनर्जी को केंद्र सरकार से निर्देश प्राप्त करने का निर्देश दिया। बनर्जी ने बेंच को अवगत कराया कि याचिकाकर्ता का वीजा दिसंबर को समाप्त होने वाला है। बेंच ने कहा कि आप 180 दिनों तक एक ही स्थान पर नहीं रह सकते, इसलिए उन्हें दूसरे देश में वापस जाना होगा और वापस आना होगा। इसलिए मैं उन्हें यह सलाह देने की स्थिति में नहीं हूं कि उन्हें किस देश में जाना है। इस बिंदु पर याचिकाकर्ता ने आशंका जताई कि अगर वह भारत छोड़ते हैं तो उन्हें जेल हो सकती है या उनकी हत्या हो सकती है। जब बेंच कोर्ट ने पूछा कि क्या उस पर कोई मुकदमा चल रहा है तो जवाब नकारात्मक आया। हालांकि जब याचिकाकर्ता ने फिर से आशंका जताई तो कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अमेरिकी सरकार इसका ध्यान रखेगी। इसके अलावा इसने याचिकाकर्ता को बताया कि अमेरिका में कोर्ट है, इसके आधार पर कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश से राष्ट्रीय राजधानी के लिए अधिशेष पानी छोड़ने की दिल्ली सरकार की याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी, जब उसने पाया कि याचिका की प्रति में दोषों को अभी तक दूर नहीं किया गया है। न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति प्रसन्ना बी वराले की अवकाश पीठ ने यह भी टिप्पणी की कि मामले की मीडिया में अत्यधिक रिपोर्टिंग के कारण पहले मामले की फाइल को पढ़ना बेहतर होगा। न्यायमूर्ति मिश्रा ने कहा, इसे परसों सूचीबद्ध करें ताकि सभी रिपोर्ट आदि रिकॉर्ड पर हों। हम भी फाइल पढ़ना चाहते हैं। मीडिया में बहुत अधिक रिपोर्टिंग होती है और अगर हम फाइल नहीं पढ़ेंगे तो मीडिया रिपोर्ट हमें प्रभावित कर सकती है और यह अच्छी बात नहीं है। न्यायालय ने यह भी कहा कि मामले में स्थिति रिपोर्ट और अन्य हलफनामे रिकॉर्ड पर नहीं है क्योंकि याचिका में दोषों को दूर नहीं किया गया है। शीर्ष अदालत दिल्ली सरकार की उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें हरियाणा राज्य को हिमाचल प्रदेश से राष्ट्रीय राजधानी को पानी की आपूर्ति की सुविधा प्रदान करने के निर्देश देने की मांग की गई थी। 6 जून को न्यायालय ने मामले की तात्कालिकता पर ध्यान दिया था और हिमाचल सरकार को 137 क्यूसेक पानी छोड़ने का निर्देश दिया था। प्रासंगिक रूप से इसने हरियाणा को भी ऐसा करने और हिमाचल से राष्ट्रीय राजधानी तक पानी के सुचारू प्रवाह को सक्षम करने का निर्देश दिया था। पानी दिल्ली पहुंचने से पहले हरियाणा में नहर से होकर गुजरता है। सुनवाई के दौरान न्यायालय ने शुरू में ही दिल्ली सरकार द्वारा अपनी याचिका में दोषों को दूर करने में विफल रहने पर कड़ी आपत्ति जताई। न्यायालय ने शहर सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील से कहा, पिछले सप्ताह दोषों की ओर इशारा किया गया था और अभी तक दोष नहीं दूर किए गए। इसने दोषों को दूर न किए जाने की स्थिति के मामले में खारिज करने की चेतावनी भी दी। दिल्ली सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने कहा कि खामियां दूर कर दी गई हैं, लेकिन अदालत को आश्वासन दिया गया कि शेष बची खामियों को दूर करने के लिए कदम उठाए जाएंगे। दिल्ली सरकार ने अपनी याचिका में चल रही गर्मी के दौरान आपातकालीन उपाय के तौर पर अतिरिक्त पानी की मांग की है। राष्ट्रीय राजधानी इस समय भीषण गर्मी से जूझ रही है। इससे पहले शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार को इस संबंध में दिल्ली सरकार की मांगों पर विचार करने के लिए ऊपरी यमुना नदी बोर्ड के सभी हितधारकों की बैठक आयोजित करने का आदेश दिया था। उधर दिल्ली हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू यादव के करीबी सहयोगी अमित कात्याल की चिकित्सा स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए एक मेडिकल बोर्ड के गठन का निर्देश दिया है, जिन्होंने भारतीय रेलवे में कथित भूमि नौकरी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चिकित्सा आधार पर अंतरिम जमानत मांगी थी। उच्च न्यायालय ने पाया कि जेल से आई रिपोर्ट किसी भी अंतर्निहित चिकित्सा स्थिति का संकेत नहीं देती है। आरोपी की हाल ही में सर्जरी हुई थी और इसलिए एम्स निदेशक से तुरंत न्यूनतम 3 अलग अलग विशेषज्ञता वाले डॉक्टरों की एक टीम गठित करने को कहा। डॉक्टर उन बीमारियों की प्रकृति का पता लगाएं जिनसे वो पीड़ित है,
उच्च न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का एक पहलू होने के नाते यांत्रिक तरीके से कानून की उचित प्रक्रिया के बिना कम नहीं किया जा सकता और किसी व्यक्ति को विशेष उपचार के बाद अंतरिम जमानत पर रिहा किया जा सकता है। देखभाल जो जेल में प्रदान नहीं की जा सकती है आवश्यक है। उधर एक महत्वपूर्ण निर्णय में मद्रास हाईकोर्ट ने कहा कि मात्र दहेज शिकायत दाखिल करना पति के खिलाफ क्रूरता नहीं है जब तक ये साबित नहीं हो जाता कि आरोप झूठे हैं। ये फैसला 30 अप्रैल 2024 को जस्टिस आर सुब्रमण्यम और जस्टिस आर शक्तिवेल की पीठ ने दिया है। मामला एक तलाक याचिका के इर्द गिर्द घूमता है जो पति जो कि याचिका करता है उसके द्वारा क्रूरता और परित्याग के आधार पर दायर की गई थी। दंपति की शादी 13 अक्टूबर 1993 को हुई थी और उनके बेटे का जन्म 14 अक्टूबर 1994 को हुआ था। पति ने आरोप लगाया कि उसकी पत्नी ने उसे ईसाई धर्म अपनाने के लिए मजबूर किया और बच्चे के जन्म के बाद उसे छोड़ दिया। उसने ये भी दावा किया कि पत्नी ने उसके खिलाफ झूठी दहेज शिकायत दर्ज कराई जो क्रूरता के समान है। इस मामले में मुख्य कानूनी मुद्दे थे। क्या पत्नी द्वारा दहेज शिकायत दर्ज करना क्रूरता के रूप में माना जा सकता है? क्या पति क्रूरता और परित्याग के आधार पर तलाक का हकदार था? फैमिली कोर्ट ने पहले ही पति की तलाक याचिका को खारिज कर दिया था, यह निष्कर्ष निकालते हुए कि उसने क्रूरता या परित्याग का पर्याप्त मामला नहीं बनाया है। पति ने फिर मद्रास हाईकोर्ट में अपील की। न्यायालय की टिप्पणियां और फैसले हाईकोर्ट ने फैमिली कोर्ट के निर्णय को बरकरार रखा, यह जोर देते हुए कि पति ने यह साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं दिए कि दहेज शिकायत झूठी थी। अदालत ने कहा, जब तक यह साबित नहीं हो जाता कि प्रतिवादी ने झूठी दहेज मांग शिकायत दर्ज की, मात्र महिला पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करना क्रूरता के रूप में नहीं माना जा सकता। अदालत ने यह भी देखा कि पत्नी ने लगातार सुलह और पति के साथ रहने की इच्छा दिखाई थी, जो पति के परित्याग के दावों का खंडन करता है। उधर दिल्ली उच्च न्यायालय ने पारिवारिक अदालत के उस आदेश को रद्द करने से इनकार कर दिया है जिसमें एक पति को अपनी पत्नी और बच्चे को 75,000 का मासिक भरण पोषण देने के लिए कहा। पति ने ये आरोप लगाया था कि पत्नी व्यभिचार में लिप्त है और उसकी तस्वीरें भी पेश की। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि हम डीप फेक युग में हैं। पार्टनर के व्यभिचार को दिखाने वाली तस्वीरों को मुकदमे में साबित किया जाना चाहिए। इस संदर्भ में आइए इंडिया लीगल वेब रिपोर्टर से समझते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक आधार वाले सबूत के कानूनी पक्ष कितने मजबूत होते हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने मान लिया है कि हम डीप फेक के युग में हैं और ये डिसाइड किया है कि एक पार्टनर के अडल्ट्री का आरोप लगाने वाली फोटोज सभी तरह से ऑथेंटिकेटेड होनी चाहिए, तभी उन्हें एविडेंस के तौर पर कोर्ट में यूज किया जाएगा। ये डिसीजन डीप फेक की टेक्नोलॉजी के बढ़ाव में दिया गया है जो रियलिटी पर बेस्ड वर्चुअल फोटोज और वीडियोस बना सकता है। डीप फेक के जुडिशियल नोटिस को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने एक हस्बैंड द्वारा अपनी वाइफ का अडल्ट्री का दावा करने वाली सभी फोटोज को स्वीकार करने से मना कर दिया और साथ ही कोर्ट ने ट्रायल में केवल जेन्युइन एविडेंस को यूज करने के लिए कहा है। इन द रिलेटेड केस ऑफ अनवर पीवी वर्सेस पीके बशीर एंड अदर्स ऑफ 2014 में कोर्ट ने डिजिटल एविडेंस की स्ट्रिक्ट वेरिफिकेशन पर इंपॉर्टेंस देने को बोला है, स्पेशली इन द एरा ऑफ डीप फेक। कोर्ट ने कहा है कि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को सेक्शन 65B ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट के सर्टिफिकेट के साथ ऑथेंटिकेट करके प्रेजेंट करने के लिए कहा है। साथ ही सेक्शन 66E ऑफ द IT एक्ट डीपफेक के हेल्प से किसी व्यक्ति की फोटोज को कैप्चर या ट्रांसफर से जुड़ी प्राइवेसी वायलेशन को भी एड्रेस करता है। सेक्शन 67 सब क्लॉज A एंड सब क्लॉज B उन लोगों को सजा देता है जो ऑब्सेंस और सेक्सुअली एक्सप्लिसिट इमेजेस को कैप्चर करते हैं या ट्रांसफर करते हैं।
For more such legal updates, follow India Legal. और फिलहाल कोर्ट से जुड़ी हुई खबरों में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.